आज हम बात करने वाले कृत्रिम उपग्रह के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृत्रिम उपग्रह को समझने से पहले हम समझते हैं आपके उपग्रह को, कि वास्तव में आपके उपग्रह होते क्या है, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ये वास्तव में होते क्या है? देखिए, उपग्रह का मतलब होता है जो क्या करे, जैसे मान लो ये क्या आपकी पृथ्वी है, तो उपग्रह किन्हें कहेंगे? जो कि पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, आपके चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहेंगे। पृथ्वी नहीं, कोई भी ऐसा पिंड, जैसे कि आपका हम मान लेते हैं कोई भी ग्रह, जैसे कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के चारों ओर जो आपका पिंड चक्कर लगाता है उसे भी हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। तो उपग्रह किन्हें कहते हैं? कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब आपके जो उपग्रह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक उपग्रह होता है आपका प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं आपके कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले। देखिए, प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को हमने नहीं भेजा है पृथ्वी के बाहर और वो चक्कर नहीं लगा रहा है, वो स्वयं ही प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है और निरंतर पृथ्वी के चारों क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो ये आपका कौन सा उपग्रह हो गया? प्राकृतिक उपग्रह हो गया। इसी प्रकार से अन्य भी प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम पृथ्वी से पृथ्वी के बाहर कक्षाओं में भेजते हैं और वहां ये उपग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं। तो इस प्रकार के उपग्रह क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह, जो कि मानव द्वारा पृथ्वी की बाहर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आपके कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। उसी प्रकार से मंगल का भी है, शनि का भी, जितने भी आपके ग्रह है उन सभी के प्राकृतिक उपग्रह मौजूद है। ओके, अब आज के इस वीडियो में बेसिकली किसकी बात करना है? कृत्रिम उपग्रह की बात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृत्रिम उपग्रह। देखिए, जैसे कि हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी उपग्रह को पकड़े और ऐसा बाहर किसी भी वेग से हमने बाहर स्थापित कर दिए, मतलब किसी भी वेग से विस्थापित कर दिए तो वो बाहर जाके कक्षाओं में स्थापित हो जाएगा, इसकी परफेक्ट जानकारी नहीं है। देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है। हाँ, अब यहां से हमने क्या किए, यहां मान ले तो ये आपकी सैटेलाइट है। ये क्या है? आपकी सैटेलाइट है। अब आप क्या करते हैं, इस सैटेलाइट को आप यहां से क्या करते हैं, ये हो गए पृथ्वी की सतह। आप पृथ्वी के भीतर तो रहते नहीं, आप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के बाहर ऐसे सतह पर रहते हैं। तो ये पृथ्वी की सतह पर एक आपकी क्या उपस्थित है? उपग्रह उपस्थित है। अब आपने इस उपग्रह को कुछ वेग से फेंका, मतलब फेंका नहीं, मतलब कुछ वेग से क्या किया? पृथ्वी के अंतरिक्ष में फेंका। मतलब कि जो आपका पृथ्वी था, पृथ्वी का जो अंतरिक्ष था, मतलब पृथ्वी का अंतरिक्ष नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित करने के लिए इसे आपने भेजा। तो कोई ना कोई वेग से भेजोगे। तो जैसे ही आप इसे कुछ वेग से भेजोगे तो क्या करेगा? कुछ दूरी पर जाएगा, ऐसे यहां से कुछ दूरी पर जाएगा और ऐसे वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या हो जाएगा? ऐसे घूमने लगेगा। क्या होगा? ऐसे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या होगा? ऐसे घूमने लगेगा आपका। यदि इसे आप कुछ वेग से फेंकते हो। अब मान लो ये आपका कौन सा मार्ग है? आपका दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है। कौन सा मार्ग है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है। ऐसा आप समझ सकते हो, थोड़ा दीर्घ वृत्त जैसा बना देते इसे हम। आपका ये कौन सा मार्ग होगा? ये आपका दीर्घ वृत्ताकार। जो पहला जो मार्ग होगा इसका, वो कौन सा मार्ग होता है? आपका दीर्घ वृत्ताकार। अब आपने पहले से जितने वेग से फेंका था उससे थोड़े आप ज्यादा वेग से फेंक रहे हो, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड वेग से। ये वाली जो स्थिति थी ना, प्रारंभिक स्थिति, जब हमने आपके ये उपग्रह था, इसे हमने क्या किया? पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित करना चाहे तो इसे हमने यहाँ से भेजे, और जिस वेग से भेजे थे उस वेग का मान 8 से क्या था? कम था। 8 से कम था। तो ये जो था, ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ऐसे घूमने लगा। ऐसे उसने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बना ली और इस कक्षा में वो निरंतर ऐसे घूमते रहा, ऐसे घूमते रहा। तो कौन सी कक्षा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। और ये कक्षा कब बनती है? जब आप 8 किलोमीटर से कम, 8 किलोमीटर पर सेकंड वेग से कम फेंकते हो। तो ये तो आपका एक प्रकार से उपग्रह बन गया, क्योंकि पृथ्वी के चारों क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब आपने क्या किया? तो मतलब कि 8 किलोमीटर पर सेकंड वेग से, अब 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से इस जो आपका उपग्रह था इसे भेजा। तो ये जो रहेगा, ये वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा आपका। कैसे मार्ग में घूमेगा? आपका
वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा। कौन से मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देगा? ये आपके वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देगा। यदि इसे आप कितने वेग से फेंकते हो? 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसका मान 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जिसे हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी भेज सकते हैं। तो आपका किस मार्ग का निर्माण होगा? वृत्ताकार मार्ग का। मतलब कि इस वृत्ताकार मार्ग पर आपका ये जो उपग्रह है वो क्या करेगा? इसे चक्कर लगाते रहेगा। यदि इसे हम कितने वेग से फेंके? 8 किलोमीटर पर सेकेंड वेग से फेंके। हमने और अधिक वेग लगाए, मतलब कि अब हमने 8 किलोमीटर पर सेकंड से और वेग बढ़ा दी, वेग कर दिया मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर सेकंड। तो वो फिर से कौन से मार्ग पे आ जाएगा? वो फिर से मार्ग पे आ जाएगा, आपके दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे ऐसे आ जाएगा। कौन से मार्ग में आ जाएगा? वापिस दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। तो वो फिर से कौन से मार्ग में चक्कर लगाएगा? ऐसे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। यदि आपने 8 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ा दिया, 8 किलोमीटर पर सेकंड से कम रहा तो अभी आपका कौन सा मार्ग रहेगा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग ही रहेगा। यदि 8 किलोमीटर पर सेकंड रहा तो आपका वृत्ताकार मार्ग में वो चक्कर लगाएगा, और यदि 8 किलोमीटर से ज्यादा भी किए तो भी वह कौन से मार्ग में चक्कर लगाएगा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। ओके, अब आपने क्या किया? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक दिया। अब इस उपग्रह को आपने कितने वेग से फेंक दिया? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये आपका कौन सा वेग है? पलायन वेग है। और यदि आप किसी भी उपग्रह को पलायन वेग से भेजते हो तो क्या करेगा? जैसे आप फेंकोगे वो क्या करेगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को ऐसा, जो आपका पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसको पार कर लेगा और बाहर निकल जाएगा। और ये जो अब उपग्रह होगा ये पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाएगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि हम किसी भी उपग्रह को यदि हम फेंक दे या भेजे पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित होने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक जो आपका उपग्रह होगा वो कहां पे स्थापित होगा? आपकी इस वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होगा। यदि वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम होगा तो अभी वो क्या करेगा? इसे वृत्ताकार मार्ग में या आपकी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। लेकिन आपने यदि वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कर दिए इसका, तो वो क्या करेगा? पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर लेगा और क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा और यह अंतरिक्ष में कहीं जाके खो जाएगा। लेकिन वो कभी भी इस ऐसे पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाएगा। मतलब कि हम ऐसे नहीं कि उपग्रह को पकड़े किसी भी वेग से पृथ्वी के अंतरिक्ष में स्थापित, पृथ्वी के वायुमंडल की कक्षा में स्थापित कर दिया, वैसा नहीं। आपको पलायन वेग से कम वेग प्रदान करके इस जो आपका उपग्रह है इसे आपको भेजना है, तब ये क्या करेगा? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो इस स्थिति में जो इसका मार्ग होगा वो कैसा होगा? आपका परवलय आकार का होगा। कौन से आकार का होगा? परवलय आकार। मतलब कि जैसे आप इसे बॉल समझ सकते हो, यदि आपने इस बॉल को 8 किलोमीटर पर सेकंड की कम स्पीड से भेजा तो ये चारों क्या लगाते रहेगा? ऐसे चक्कर लगाते रहेगा। 8 किलोमीटर पर सेकंड से भेजा तो ये चारों चक्कर तो लगेगा लेकिन वृत्ताकार मार्ग में लगाएगा। और यदि आपने इसे 8 किलोमीटर से ज्यादा 10 किलोमीटर पर सेकंड से इस बॉल को फेंका तो भी ये क्या लगाएगा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। लेकिन जैसे आप इस बॉल को, उपग्रह को बॉल समझ सकते हैं, इस बॉल को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेजोगे तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और कभी पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाएगा, क्योंकि इसे पलायन वेग प्राप्त हो गया है। अब देखिए, पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके पहले वेग क्या था आपका? 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7.9। तो इसमें क्या था? ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार ही नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण पृथ्वी, ये जो आपका उपग्रह था उसको निरंतर अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिस कारण ये चारों ओर इसके घूमने को मजबूर थे ये उपग्रह। लेकिन जो हमने इस बार कितना स्पीड प्रदान कर दी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल गया। अब पृथ्वी चाहे तो इस पर लगा ही नहीं सकती उतना बल कि इसे अपनी ओर खींच सके, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो गया है इतने वेग को प्राप्त करके। तो जैसे कि मैंने 8 किलोमीटर पर सेकंड कम वेग से भेजा तो ये मार्ग कौन से मार्ग में चक्कर लगाया था? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। देखो दीर्घ वृत्त कैसा होता है आपका? दीर्घ वृत्त आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है आपका दीर्घ वृत्त। तो वो पृथ्वी के चारों इस प्रकार के मार्ग में क्या लगाएगा? आपके चक्कर लगाएगा। यदि आपने 8 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका तो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगेगा। वृत्त क्या होता है? वृत्त तो आप सभी जानते हैं, गोल रहता है ये वृत्त। इस प्रकार के मार्ग में चक्कर लगेगा। यदि आपने 8 किलोमीटर पर सेकंड से और थोड़ा ज्यादा वेग से फेंके तो वापिस पुनः वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ऐसे चक्कर लगाने लगेगा। हाँ, लेकिन यदि आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेजा तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बाहर है,
पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर ही नहीं लगाएगा, और कौन से मार्ग में ये गति करने लगेगा? परवलय। अब परवलय का कैसा रहता है? परवलय आपका कुछ ऐसा रहता है। आपका कैसा रहता है? परवलय आपका कुछ इस प्रकार का रहता है। तो वो इस प्रकार के मार्ग में क्या लगाते रहेगा? आपका चक्कर लगाते रहेगा। अब आपने क्या किए, ये तो आपने कितने वेग से फेंके? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से किसे फेंके आपने? इसे। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करिए, बाहर निकल गया, परवलय आकार में ऐसे पूरे अंतरिक्ष में घूमने लगा, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा है। हाँ, तो अब यदि मैं इसका वेग 11.2 से बढ़ाकर 12 किलोमीटर पर सेकंड कर दूं, मतलब यहां से मैं 12 किलोमीटर पर सेकंड से भेजूं, तो पता है क्या होगा? पहली बात तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जैसे हम ज्यादा करेंगे वेग, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को तो छोड़ के बाहर चले ही जाएगा। तो 12 किलोमीटर पर सेकंड करेंगे तो ये वाला जो पिंड रहेगा, यदि इतने वेग से हम फेंकेंगे तो क्या होगा? ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार तो कर जाएगा, लेकिन इस बार जो उसका मार्ग होगा वो कौन सा मार्ग होगा? आपका अति परवलय का मार्ग होगा। कौन सा मार्ग होगा? आपका अति परवलय का मार्ग होगा। और अति परवलय कुछ इस प्रकार से रहता है आपका ये, और इस प्रकार से रहता है आपका अति परवलय। तो ये था आपका कि ऐसा नहीं कि हम पृथ्वी से कोई भी उपग्रह को भेजे और वो क्या करने लगे? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो वेग होना चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम होना चाहिए, क्योंकि यदि उतना हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा, वो अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। और उसका मार्ग या तो परवलय होगा या अति परवलय होगा। लेकिन यदि मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के से कम वेग से फेंकू तो या तो वो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा, या वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा, या तो आपके पुनः दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमने लगेगा। ओके, तो कोई भी उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह कब कहलाएगा? जब उसका वेग क्या हो? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से क्या हो? कम हो, और वो मानव द्वारा निर्मित हो। ये होती है आवश्यक शर्त आपके किसी भी कृत्रिम उपग्रह के कहलाने की। हमें केवल ये जो आपकी 11th क्लास है उसमें किसके बारे में पढ़ना है? जब आपका उपग्रह वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। हमें इसके बारे में स्टडी नहीं करना है कि यदि आपका जो उपग्रह है वो यदि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा तो इसका वेग कितना होगा, इसका आवर्तकाल कितना होगा। देखो, जैसे कि आपका हमने उपग्रह को फेंके, आपके कृत्रिम उपग्रह को फेंके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के कम वेग से फेंके। अब ये क्या करेगा? मार्ग में घूमेगा तो इसका कोई ना कोई वेग भी होगा, इसका आवर्तकाल भी होगी, इसकी कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। उन सब की हमें क्या करनी होगी? गणना करनी होगी। तो हमें केवल किसकी गणना करनी है? हमें वेग की भी गणना करनी है, आवर्तकाल की भी गणना करनी है, ऊर्जा की भी गणना करनी है। लेकिन केवल कब करनी है? जब आपका ये जो उपग्रह है वह ऐसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाए। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में जब आपका उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्लास 11th में। हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? वृत्ताकार मार्ग में जब यदि आपका उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसका वेग क्या है, उसका आपका आवर्तकाल कितना है, ऊर्जा कितनी है, हमें उसके बारे में अध्ययन करना है। तो अब हम वही करने वाले आपका कि यदि आपका जो कृत्रिम उपग्रह है वो यदि वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसका वेग कितना होगा, उसका आपका आवर्तकाल कितना होगा और उसकी ऊर्जा कितनी होगी, उसी के बारे में अब हम अध्ययन करने वाले। देखिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये क्या आपकी पृथ्वी है, ये क्या है आपकी पृथ्वी है, और मैंने क्या किया, इस पृथ्वी की सतह पे आपका एक उपग्रह था, इस उपग्रह को मैंने क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर सेकंड से भेज दिया। 8 किलोमीटर पर सेकंड से भेजोगे तभी ये जो आपका उपग्रह है वो क्या बनेगा, आपका ऐसा वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा। यदि आप इतने वेग से फेंकते हो 8 किलोमीटर पर सेकंड वेग से यदि अंतरिक्ष में भेजते हो आपके इस उपग्रह को, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर लेगा, ऐसा वृत्ताकार मार्ग में ऐसा घूमने लगेगा। वो यहाँ ऐसे क्या करेगा, ऐसे घूमने लगेगा और हमें विभिन्न जानकारी देने लगेगा। तो ये क्या आपका कृत्रिम, ये आपका कृत्रिम उपग्रह है जिसे हमने 8 किलोमीटर पर सेकंड वेग से फेंका है, जिससे कि वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने लगे। अब इस वृत्ताकार मार्ग में इसका वेग कितना होगा उसकी हम सबसे पहले गणना करेंगे। हाँ देखो, ये जो भी आपकी है, आपका ये जो भी इसका पथ है, इसका पथ भी कैसा है, वृत्ताकार पथ है। तो हम इस प्रकार के जो पथ है इसे क्या बोलते हैं, हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कक्षा कहते हैं। मतलब कि इस उपग्रह की जो कक्षा हो गई वो क्या होगी, ये जो आपका कृत्रिम उपग्रह है वो जिस मार्ग में से चक्कर लगा रहा है, जिस मार्ग में से चक्कर लगा रहा है उसे क्या कहेंगे, हम कक्षा कहेंगे। हाँ, अब जब वो इस कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसका कोई ना कोई क्या निकलेगी, चाल निकलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे,
कक्षीय चाल कहेंगे, और इसी कक्षीय चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और इसी कक्षीय चाल का मान हमें निकालना है। मतलब जब आपका उपग्रह इस कक्षा में ऐसे चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चारों ओर जानकारी देगा, तो इसकी चाल कितनी होगी उसकी सबसे पहले हमें गणना करनी है। हाँ, तो देखिए मैं मान लेता हूँ ये जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान कितना आपका कैपिटल एम है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आपकी कैपिटल आर है। ओके, और पृथ्वी के केंद्र से इस उपग्रह की जो दूरी है वो कितनी मान लेता हूं मैं आपकी आर मान लेता हूं। वो कितनी मान लेता हूं? आर मान लेता हूं। अब देखिए जब आपका ये जो उपग्रह है जब क्या करेगा, इसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएगा, तो आपका ये अभी यहाँ है, कुछ समय पश्चात यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे क्या लगाएगा, निरंतर वो चक्कर लगाते रहेगा। अब कोई भी पिंड वृत्ताकार मार्ग में यदि चक्कर लगाता है तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं? आपका अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्योंकि इस संसार का कोई भी पिंड जो वृत्ताकार मार्ग में ऐसा घूमता है उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल, और इसे Fc से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जब आपका उपग्रह से घूमेगा तो उस पर कौन सा बल आरोपित होगा? आपका अभिकेंद्रीय बल आरोपित होगा। कौन सा बल आरोपित होगा? अभिकेंद्रीय बल आरोपित होगा। और अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? आपका mv²/r होता है। तो देखो इस जो आपका कृत्रिम उपग्रह है इसका मैं द्रव्यमान मान लेता हूँ स्मॉल m, और ये जिस वेग से गति कर रहा है वो वेग मान लेता हूँ v है। तब यदि मैं अभिकेंद्रीय बल लिखना चाहूँ तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? पहले मुझे लिखना रहता है द्रव्यमान। इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? आपका m है तो m लिख दिया। वेग कितना है? v है तो v लिख दिया। फिर v का क्या आता है? स्क्वायर आता है, वो भी लिख दिया। फिर आता है r। r क्या होता है? इस पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। देखिए इस पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है? r है। ये तो पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से इस पिंड की दूरी, इस पिंड की दूरी, इस पिंड की दूरी, इस पिंड की दूरी या इस पिंड की दूरी कितनी आपकी? स्मॉल r है। तो यहाँ पर r के स्थान पे क्या आ जाएगा? आपका स्मॉल r। तो अभिकेंद्रीय बल का मान कितना हो गया? mv²/r हो गया। अब देखिए जो आपका ये है, आपका ये जो उपग्रह है वो क्या कर रहा है? इस वृत्ताकार पथ में क्या लगा रहा है? इसे चक्कर लगा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? कक्षा। इस वृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब जब ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो क्यों लगा पा रहा है? क्योंकि पृथ्वी इस पर क्या आरोपित कर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा है? आकर्षण बल है। मतलब ये पृथ्वी क्या कर रही है? इस पिंड को निरंतर क्या कर रही है? आकर्षित भी कर रही है। मतलब क्या कर रही है? निरंतर अपनी ओर ऐसे आकर्षित भी कर रही है ये आपकी पृथ्वी। मतलब कि यहाँ पर आपकी पृथ्वी और इसके मध्य क्या लग रहा है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है इस पृथ्वी और इस पिंड के बीच में। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका F रहता है उसका मान हम कैसे निकालते हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से जानते हैं। F बराबर होता है G(m1)m2/r। कितना होता है? r² होता है। अब देखिए g क्या होता है? सार्वत्रिक नियतांक। m1 होता है पहला पिंड का द्रव्यमान, m2 होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r का मतलब होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ओके, अब देखिए g तो आपका g ही रहेगा। हाँ, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान। पहला पिंड क्या है? आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? आपका कैपिटल M है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? आपका कैपिटल M, जो कि पहले पिंड का द्रव्यमान है। उसके बाद क्या आता है? m2। m2 मतलब दूसरा पिंड का द्रव्यमान। दूसरा पिंड कौन सा है? आपका ये है, जिसका द्रव्यमान कितना है? आपका स्मॉल m है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका स्मॉल m आ जाएगा, डिवाइड बाय फिर क्या आता है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी। देखिए इस पिंड और इस पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? आपकी r है। कैसा है? छोटा r है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, और इस r का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पृथ्वी और इस जो आपका कृत्रिम उपग्रह के मध्य जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो कितना हो गया? F बराबर G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r²। और अभिकेंद्रीय बल का मान कितना हो गया? mv²/r हो गया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी कहाँ लग रहा है? आपके केंद्र की ओर लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल भी कहाँ लग रहा है? अभिकेंद्रीय बल भी केंद्र की ओर लग रहा है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी एक प्रकार से इसे अपनी ओर ही खींच रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? इस जो आपका mv²/r है इसे किसके बराबर कर सकता हूँ? Gm(m)/r² के बराबर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रीय बल भी इधर की ओर लग रहा है आपका, और ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी
उससे भी क्या हो रहा है, ये पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हाँ, तो यहां से मैंने क्या किया, आपके गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्री बल के बराबर कर दिया। अब ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितने आ रहे हैं आपके, 2 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ केवल 1 आ रहे हैं। 2 आर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 1 आ रहे हैं, 1 आर से 1 आर आपका कैंसिल। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आपका ये जी कैपिटल एम, ये एम कैंसिल, ये 1 आर स्क्वायर में से 1 आर कैंसिल, तो नीचे केवल आर बचेगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि ये एम भी कैंसिल इससे और ये आर भी कैंसिल इससे, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, जीएम अपॉन आर आ गया। कितना आ गया, जीएम अपॉन आर। अब मुझे केवल v का मान चाहिए था, हमें किसका मान निकालना है, v अर्थात कक्षी चाल का मान निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसका भी अंडर रूट कर दूंगा, इसका भी अंडर रूट कर दूंगा, ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो फाइनली v का मान कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। तो ये जो आपका उपग्रह है जिसे आपने वृत्तीय कक्षा में स्थापित किया है, वो इस चाल से क्या करेगा, निरंतर ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। क्या लगाता रहेगा, ऐसे निरंतर चक्कर लगाता रहेगा। मतलब कि जो आपका फाइनली v का मान आ गया, जो आपका फाइनली v का मान आएगा, v क्या है, आपकी कक्षीय चाल है, उसका मान कितना आएगा, फाइनली जो v का मान है वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर आ जाएगा। मतलब इस चाल से आपका उपग्रह निरंतर यहाँ पर ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। क्या कर लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। अब यहाँ एक बात गौर कीजिए, ये जो आपका कक्षीय चाल का मान आया है, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहली बात तो जी दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल एम दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, आपका आर दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या आपको स्मॉल एम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसका आपको वेग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ वेग तो हमें निकालना था, ये तो दिखाई देगा, इसके तो मान निकाल रहे। हाँ, तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो कक्षीय चाल का मान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, वो इनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगी, और गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर भी निर्भर करेगी, लेकिन इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब कृत्रिम उपग्रह कितना ही भारी हो, कितना ही हल्का हो, हमें उसकी कक्षीय चाल से कोई मतलब नहीं है, इसके द्रव्यमान से। ये क्या आपकी कक्षीय चाल, चाहे ये पिंड आपका 10 किलो का हो, 1 किलो का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कितना भारी है, कितना हल्का है। इसकी कक्षीय चाल उतनी ही होगी जितनी की निकलती है। माना आपके 2 उपग्रह है, एक उपग्रह है जिसका वजन 1 किलोग्राम है और दूसरा उपग्रह है जिसका वजन कितना है, 10 किलोग्राम है। अब हम कक्षीय चाल का मान निकालेंगे तो इसके लिए भी कक्षीय चाल का मान उतना ही आएगा जितना इसके लिए आएगा, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि जो आपकी कक्षीय चाल का मान है वो आपके इसके द्रव्यमान पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। तो हमें एक बात समझ में आती है कि कक्षीय चाल का मान आपके उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो केवल निर्भर करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, दूरी पर, और किस पर निर्भर करता है, आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक पर निर्भर करता है। तो ये हो गया कक्षीय चाल के लिए अभिष्ट व्यंजक। ये कक्षीय चाल आपकी कब निकली है, जब आपका जो कृत्रिम उपग्रह है वो पृथ्वी से कैसा है, आर दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर स्थित है, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। ये तब की स्थिति है आपकी कक्षीय चाल की। ओके, लेकिन देखिए यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत निकट स्थित हो, क्या हो, पृथ्वी से बहुत निकट स्थित हो, मतलब कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आपकी कैपिटल आर है, और ये उपग्रह कितनी दूरी पर स्थित है, आपकी अभी आर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। अब यदि ये जो आपका उपग्रह है वो बहुत ही निकट स्थित हो, लगभग यहाँ उपस्थित हो, लगभग बहुत ही निकट उपस्थित हो, लगभग यहाँ पर आपका कृत्रिम उपग्रह क्या हो, उपस्थित हो, पृथ्वी की सतह के बहुत निकट स्थित हो। अभी तो आर दूरी पर स्थित था तो आपका कक्षीय चाल का मान इतना निकला। अब यदि आपका कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से बहुत निकट स्थित हो, लगभग यहाँ पर स्थित हो, तो देखिए इस परिस्थिति में जो आपका स्मॉल आर का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लगभग इतना हो जाएगा आपकी स्मॉल आर का मान। स्मॉल आर का मान लगभग इतना हो जाएगा, जो कि यदि आप देखें तो कैपिटल आर के मान के बराबर है। आर का मान इतना है, स्मॉल आर का मान बस थोड़ा सा ज्यादा है। कितना, थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम इस छोटे से आर को किसके बराबर कर सकते हैं, इस कैपिटल आर के बराबर कर सकते हैं। तब ये किस परिस्थिति का फॉर्मूला है, ये उस परिस्थिति का फॉर्मूला है जब आपका उपग्रह पृथ्वी से आर दूरी पर स्थित है। अब यदि पृथ्वी के बहुत निकट स्थित हो तब आर का मान किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल आर। तब यहाँ हम आर के स्थान पे क्या रख देंगे, आपका कैपिटल आर रख देंगे।
क्या रख देंगे हम, आर के स्थान पे कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला कब निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका तब आता है जब आपका क्या हो, जब आपका उपग्रह पृथ्वी से बहुत ही निकट हो, तब आर आर के बराबर हो जाएगा। इसे मैंने आर के स्थान पे आर लिख दिया। ओके, अब यदि मैं ये मान लेता हूं कि आपका जो उपग्रह है वो पृथ्वी के निकट स्थित है, पृथ्वी के निकट स्थित है मतलब इस आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, आपके कैपिटल आर के मान के बराबर हो जाएगा। ये कब की परिस्थिति, जब आपकी पृथ्वी से आर ध्रुव पे स्थित है, तब कक्षीय चाल का मान इतना है। जब बहुत ही निकट स्थित होगा उपग्रह, तब कक्षीय चाल का फॉर्मूला होगा v = gm/r। अब देखिए कैपिटल आर, अब देखिए यदि मैं केवल इसकी बात करूं, अब मैं क्या करता हूं, ऊपर भी gm आर का इंटू करा देता हूं, ऊपर भी आर का इंटू करा देता हूं, और नीचे भी किसका इंटू करा देता हूं, आर का इंटू करा देता हूं। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। नीचे भी मैंने आर का इंटू करा दिया, ऊपर भी आर का, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें इतने मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा इसका, √gm, ये आर जैसा का वैसा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं जी बराबर क्या होता है, gm/r²। जब हम संबंध निकाल रहे थे आपकी जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो हमने ये पढ़े थे g बराबर gm/r²। तो मैं इस gm/r² के स्थान पे, ध्यान से देखना, इस gm/r² के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल जी लिख सकता हूं। ओके, तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, v बराबर स्मॉल जी कैपिटल आर, क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल जी कैपिटल आर आ जाएगा आपका v का फॉर्मूला। तो v का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड होगा जब आपका क्या होगा, जो उपग्रह पृथ्वी से बहुत निकट स्थित होगा, क्योंकि निकट स्थित होगा तभी आपका छोटा आर का मान बड़े आर का मान के बराबर होगा, तभी यहाँ ये आएगा, तभी हम आर का इंटू करा पाएंगे और इतना निकाल पाएंगे। अब यदि मैं यहाँ आर का इंटू भी कर देता हूँ कैपिटल आर का, तो कुछ होने वाला है क्या, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए अभी इस परिस्थिति के लिए आप ये वाला फॉर्मूला उपयोग नहीं कर सकते, मतलब जब आपका उपग्रह पृथ्वी से आर ध्रुव पे स्थित होगा तब ये वाला फॉर्मूला उपयोग नहीं कर सकते। कब कर सकते हो, केवल तब कर सकते हो जब आपका कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से बहुत कैसा स्थित हो, पास स्थित हो। आपके कुछ उपग्रह पृथ्वी से पास भी स्थित होते हैं, कुछ उपग्रह दूर भी स्थित होते हैं। ओके, लेकिन अधिकतर उपग्रह पृथ्वी से बहुत पास स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं, बहुत पास स्थित होते हैं अधिकतम आपके उपग्रह। और कुछ उपग्रह जिनका कुछ और काम रहता है वो दूर भी स्थित होते हैं। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला का उपयोग कब करना है, ये दोनों फॉर्मूला का, जब आपका उपग्रह पृथ्वी से बहुत दूरी, बहुत अधिक निकट हो। और ये वाला फॉर्मूला कब करना है, जब कुछ दूरी पर स्थित हो पृथ्वी से। ओके, तो ये होता है आपका कक्षीय चाल। ये क्या होती है, आपकी कक्षीय चाल होती है। अब देखिए आपके जी का मान कितना होता है, v बराबर √g का मान कितना होता है 9.8 इंटू आपका जो r का मान होता है, r मतलब इस पृथ्वी की त्रिज्या। हमेशा याद रखना जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है आपकी 64,000 किलोमीटर। वो कितनी आपकी 64,000 किलोमीटर है। तो यहाँ मैं 64,000 रख दूंगा, 64,000 रख दिया। g इंटू आर होता है, तो मैंने क्या रख दिया, आर के जी का मान रख दिया 9.8 और आर का मान रख दिया 64,000 किलोमीटर। अब देखिए यदि मैं इस v को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मुझे लगभग आंसर मिलेगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसे हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 8 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा कि वेग का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, है जिसे हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। तो यदि कोई उपग्रह पृथ्वी से कैसा हो, बहुत निकट स्थित हो, क्या हो, बहुत निकट स्थित हो, तो वो जिस चाल से आपकी गति करता है उस चाल का मान कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और हम सभी जानते हैं कि हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या भेजते हैं, आपके इस उपग्रह को क्या भेजते हैं, जो आपका वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाता है उसे अंतरिक्ष में भेजते हैं और वो ऐसे गति करने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से जो उपग्रह पृथ्वी से बहुत निकट स्थित होता है उसके लिए कितना मान होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड मान होता है। ये